तुझे देख के समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये पार्टिकल जैसे सर्कल में घूमेगा, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी थ्री डायमेंशन वाले पॉइंट पर कैसे आएगी? कोन बनेगा ना। ये देख, जैसे ऐसे मान ले, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। और अब तुझे एक ऐसा पॉइंट है जो यहाँ पर चाहिए, इस जगह पे। अगर मान ले कि पार्टिकल की वेलोसिटी अंदर की तरफ है v, तो लगा राइट हैंड रूल, इधर की तरफ आएगी। मान ले वेलोसिटी बाहर की तरफ है, लगा राइट हैंड रूल, इधर की तरफ आएगी। डायरेक्शन चेंज हो रही है नहीं हो रही, चेक कर। हो रहा है। तो बस यही खेल था। सर तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो तो समझ आ गया था, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? तेरा बेसिक फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी। यार कितना डिस्टेंस है, लिख ले। क्यू वी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो करना है। रेडियस कितना दे रखा है? कैपिटल आर। और डिस्टेंस क्या है? एक्स। तो बस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो है। ठीक है सर। सर बोलो A2 बेटा। का 5। a to the 5 is the magnitude of the magnetic field on the circumference of the circle where c is constant, okay, is same everywhere, is it same in direction also? तुम वही है यार, 3D में समझ ही नहीं पा रहे हो क्या चल रहा है। देखो, पार्टिकल कहाँ दे रखा है? ओरिजिन पे। और उसकी वेलोसिटी है 2 y कैप में। अब ये सर्कल कहाँ पे दे रखा है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये कौन सा प्लेन हो गया? क्या ये जो आई कैप वाला वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर प्लेन हो गया ना? ये वाई वाई जेड प्लेन है ये। जैसे यस देखो, सर। अगर मैं इसको वाई जेड प्लेन बनाता हूँ, वाई जेड प्लेन मतलब कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, है ना। और कहाँ क्या दे रखा है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। वाई जेड प्लेन। और पार्टिकल दे रखा है मैग्नेट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस। हाँ, और पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ। इमेजिन हो गया? पार्टिकल जा रहा है इधर की तरफ। तो इस सर्कल पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी ये जानते ही हैं अपन। लेकिन अब क्या बोलेगा वो कुछ देर बाद? आंसर द अबव क्वेश्चन फॉर द सर्कल ऑफ सेम इक्वेशन बट इन अ प्लेन एक्स इक्वल टू ए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभी पार्टिकल तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन इस बार जो सर्कल को इमेजिन करना है वो इधर करना है, इस वाले पार्टिकल की वजह से। ये वाला पार्टिकल की वजह से तो वेलोसिटी अगर इस जगह पे है तो इस पे तो हर जगह सेम ही आएगा ना। अपन जानते ही है कि अगर एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल्स होती है कि नहीं होती है? अगर पार्टिकल ऐसे ऊपर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होती है। करेक्ट है। यस सर। अब बोल रहा है कि दूसरे केस में ये हो गया पांचवा पार्ट। ये तो है पांचवा पार्ट, ये है छठा पार्ट। छठे पार्ट में बोल रहा है कि अभी भी आपको एक प्लेन कंसीडर करना है, लेकिन वो प्लेन जो है वो इस पार्टिकल से x इक्वल टू ए डिस्टेंस ऊपर है। अब जरा सोच, अगर वेलोसिटी ये रही और अगर तो कहीं पर भी देखेगा, जैसे ये एक पॉइंट ये ले ले, तो v क्रॉस r कर, अंदर की तरफ आ रहा है, करके देख। ये r वेक्टर है, देखना। ये बोल रहा है कि क्या इस पार्टिकल की वजह से इस प्लेन में भी हर जगह पे डायरेक्शन सेम आएगी क्या? यही पूछ रहा है। क्या कांस्टेंट तो आएगी, ये तो बात तय है। डायरेक्शन के बारे में क्या करोगे बताओ? यार ये कोन जैसा तुम्हें इमेजिन नहीं हो रहा? ये कोन नहीं बन रहा तुम्हारा? यस सर। जैसे ये वाला पॉइंट ले लो, ठीक है, और वापस v क्रॉस r करो, तो ये बाहर की तरफ आएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल्स ही तो आती हैं। अगर एक चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ दौड़ेगा v की स्पीड से, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबके सब सर्कल्स होती हैं? हर प्लेन में सर्कल्स ही तो होती हैं। और वही ए थ्री वाले क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि आप देख लो, ए थ्री वाले क्वेश्चन में अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे एक सर्कल में घूम रहा है और उसकी वजह से उसकी एक्सिस पे किसी एक पॉइंट में मांगोगे, तो देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है। चेक करके देखो।
A2 और A3 में डिफरेंस समझो। A2 के अंदर एक चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है और A3 के अंदर चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है ना। तो A2 के अंदर जो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कल्स ही आनी है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो A3 वाला क्वेश्चन है उसमें पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो कैसी आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे अलग अलग बनेगा, डायरेक्शन आपको दिख रही है। कुछ इमेजिन हुआ? सर E3 में फिर आप वेलोसिटी अंदर की तरफ क्यों माने, सर्कल में घूम रहा है ना प्लेन में। तो सर्कल में ही घूम रहा है ना भाई, लेकिन जो पॉइंट है वो तो 3D में है ना। डायग्राम तो 3D बनाना पड़ेगा ना। अच्छा सर, ठीक है, समझ गए। हम्म, चलिए आगे बताओ। B1 में कोई परेशानी? B2 में कोई इशू? B2 B3? B3 सर। Two straight infinitely long and thin parallel wire are spaced 0.1 meter apart and carry a current. Find a magnetic distance। हाँ तो अभी देखो ये क्वेश्चन पढ़ते तो समझ में आ जाना चाहिए कि साला ये क्वेश्चन 3D का है। अगर मैं दो वायर इमेजिन करूं, ठीक है, जैसे देखना, इसका फर्स्ट पार्ट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो लेट से दोनों का करंट मैंने अंदर अंदर ही मान लिया, क्योंकि 3D फिगर बनना ही बनना है। इन दोनों के बीच में 0.1 मीटर का डिस्टेंस है और आपको ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो दोनों से 0.1 पे हो, तो नेचुरल एक ट्राइंगल बनेगा 3D स्पेस में। अब इस तरह का सवाल मैंने क्लास में नहीं कराया। हाँ बताओ। सर ठीक है, डायग्राम ही नहीं बना मेरा तो। डायग्राम ही तो सोचना है, मैं आपको कितनी बार बताया कि अगर 3D क्वेश्चन है तो उसका 2D डायग्राम जब तक नहीं बनेगा आपसे कुछ नहीं होने वाला। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, ये दो डायग्राम है, तो सॉल्व करना मैंने क्लास में बहुत ढंग से सिखाया है कैसे करते हैं। तो भी डायरेक्शन बता देता हूँ सब लोगों को, एक बार ढंग से ध्यान दे दो। देखो, अगर ये वायर अंदर की तरफ जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होनी चाहिए, ये सोच पाते हैं सब? इधर की तरफ, और इसकी वजह से आएगी इधर की तरफ। ये कहानी चलेगी। ये डायग्राम बना, समझ में आया? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। करंट यस अंदर सर, की आ तरफ गया। जा रहा है, दोनों में करंट अंदर की तरफ जा रहा है। आई क्रॉस आर करो, देखो, राइट हैंड को यूज करोगे तुरंत आएगा। करंट अंदर, क्रॉस आर, आई क्रॉस आर, आई क्रॉस आर करो। वैसे ही इसकी वजह से भी इधर, और इसकी वजह से इधर। देखो डायरेक्शन समझ में आ गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है खेल एंगल का। एंगल लिख पाते नहीं लिख पाते। तो देखो, है तो सब सिमेट्रिकली है, तो आ, क्या ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है ना आपस में? चेक करो, आर के परपेंडिकुलर आएगा भी। यस सर। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो एंगल्स के बारे में अब देख लो, एंगल्स कैसे लिखोगे। लेट्स से ये तो एंगल थीटा है, लेट्स से ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल भी थीटा बन जाएगा, चेक करो। समझ नहीं आता यस। बच्चों को तो ऐसे देख लो। आप तो सिर्फ इन दोनों पे फोकस करो, क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। ठीक है। और दूसरा अपना ये रहा, कि मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से सिखा रखा है, वापस बता रहा हूँ। सर 60 डिग्री बन जाएगा ना, क्योंकि तीनों साइड सेम होंगी। हाँ वो जो भी बन जाएगा वो तो आप देख सकते हो, बिल्कुल ठीक है। 30 डिग्री बन जाएगा, थीटा 30 डिग्री है। हाँ सर, थीटा 30 डिग्री। और ये वाला एंगल भी 30 थीटा है, 30 है मतलब। तो मैं तो इसलिए सिखा रहा हूँ कि यार ये सब बहुत बेसिक है यार, ये नहीं आता है ना तो बड़ी गड़बड़े होती है। ठीक है, बाकी तो क्या है,
सीख तो जाओगे, ये भी एंगल 30। अभी तो क्या परफेक्ट सिमेट्री थी, 30 30 एंगल्स आ गए, सब अच्छा है, लेकिन जब कभी 37 डिग्री आ गया ना, तब परेशान हो जाओगे भाई, 37 टू 53 लूँ, क्या करूँ। तो वो सब चीजें हैं, ऐसे एंगल्स निकाल लेंगे सब लोग, ठीक है, मैंने क्लास के अंदर भी सेम एग्जांपल करा रखा है। चलिए ये हुआ B3। इसके बाद बताओ B4, B5। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप A2 का 6 वाला सर बता देंगे। कर दिया यार मैंने पूरा डिस्कस, ठीक है सर, वो देख लेंगे। रिकॉर्डिंग मांग लेंगे। B4, B5, Yes, sir. B4, sir. तेरी आवाज गई, वापस बोल। B4, B5, आ रहा है सर B4. आवाज। B4। Four infinitely long L-shaped wires, each carrying current I, have been arranged as shown in the figure. Obtain the magnetic field at strength. सर B4 तो क्वेश्चन ही नहीं है सर। यस ये वाला सर, क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन नहीं है तुम्हारी शीट में? No, sir. B5 तक है बस। क्या बात कर रहे हो? B6, B7 कुछ नहीं है? ओ No, सर, sir. दोनों ही नहीं है। ओके, सर ये तो स्क्वायर लूप वाला क्वेश्चन है बस। स्क्वायर लूप मतलब ये वाला? हाँ स्क्वायर लूप और θ/2 एंगल वाला क्वेश्चन है। ये रेजिस्टेंस वाला नहीं है, और वो स्क्वायर मतलब जो इनफाइनाइटली सेमी इनफाइनाइट वायर स्क्वायर है वो भी नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है ही नहीं? हाँ सर B4 B4 नहीं है। और B7 नहीं है बस। हाँ सर। B4, B7 है ही नहीं दोनों, ओके। और B5, B6 है? हाँ यस। सर। ठीक है, इसमें डाउट है? Yes, sir. हाँ, तो तुम्हारी शीट में शायद B4 होगा, ठीक है, जो भी जिस नंबर से। A long wire carrying a current I is bent to form a plane angle theta, ठीक है। Find the magnetic field B at a point on the bisector situated at a distance x from the vertex is written in the form, ठीक है। अब देखो जरा क्या हो रहा है। एक पॉइंट है बच्चों, जो यहां से अपने को दे रखा है x डिस्टेंस पे, ठीक है। लेट से करंट जा रहा है इधर की तरफ I, और करंट जा रहा है इधर की तरफ I। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये होता है, पहली बात तो ये, क्या इन दोनों वायर की वजह से इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है क्या? पहले वो चेक करके बताओ। क्या इन दोनों वायर की वजह से ये जो अपना कंसर्न पॉइंट है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही है क्या? वो आएगी, सेम आएगी। अगर वो सेम आ रही है तो आपको तो खाली परपेंडिकुलर से मतलब है। हमेशा इनफाइनाइट सेमी इनफाइनाइट वाले वायर में अपन एक ही चीज ढूंढते हैं, वो है परपेंडिकुलर। पहले तो परपेंडिकुलर ढूंढो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना कितना है, क्या वो ट्राइंगल में देख के बता सकते हैं आराम से? क्योंकि एक्स पता है, हाइपोटेन्यूज एक्स है दोनों ट्राइंगल में। अगर एक्स है तो क्या दोनों की हाइट पता लग जाएगी कितनी कितनी आएगी? यही तो अपना एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये हो गया एक्स साइन ऑफ θ/2, ये तो हो गया डिस्टेंस परपेंडिकुलर। अब ये भी ध्यान होना चाहिए कि आपको इस एंगल से मतलब नहीं है, नहीं, आपको क्या चाहिए, वो जो कंसर्न पॉइंट है अपना, वो कितना एंगल बना रहा है। तो क्या ये एंगल कितना हो गया? 90 बाई माइनस टू। θ/2, माइनस θ/2। और दूसरा जो इनफाइनाइट तक जा रहा है, वो एंगल कितना बनेगा? π/2। 90 बिल्कुल यस। ठीक। सेम केस यहाँ पर भी, ये एंगल भी कितना बनेगा? π/2 माइनस θ/2। और ये वाला एंगल ऑलमोस्ट टेंडिंग टू π/2, क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा। चलिए, तो अपने को सारे एंगल्स मिल गए। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन। फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई आर, कितना है, x साइन θ/2, ठीक है, इनटू
साइन 90 मतलब साइन पाई बाई 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। यही तो है, खत्म हो गया कुछ। तो म्यू नॉट आई होल अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा बाई 2, अंदर क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2। सर इंटू 2 नहीं होगा एक? हाँ मल्टीप्लाई बाई 2 चलेगा, वो चलिए, क्योंकि दोनों का आ रहा है। अब 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो, 2 साइन cos स्क्वायर square theta by 4 minus 1 हाँ 2 कॉस स्क्वायर theta थीटा by बाई 4 4। minus 1। थीटा बाई 4। हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4 बन जाएगा वो। और ये बन गया आपका 2 सब उड़ ही गए, तो बच गया खाली पाई एक्स। तो इसको लिख सकते हैं अपन क्या, 2 साइन सर 2 नीचे, थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4। सर ऊपर का 2 नहीं उड़ाया आप। सर नीचे का 2 बचेगा एक। 4 पाई एक्स है ना। हो गया ना। कट कट जाएगा, 2 2 ऊपर से काट दी। सही लिखा है ना, तो 2 रह जाएगा नीचे बस, और क्या। यस सर सही है, आ गया आंसर। सॉल्व हो गया कर लो। चलिए इसके बाद फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर, वो तो निकल गया। इसके बाद आते हैं सेक्शन सी पे। बताओ बच्चों, C1 में कोई परेशानी? सर C1 का सर सेकंड 2। वाला। सेकंड वाला, C1 का सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले में बेटा। फर्स्ट वाला। Two circular coils of radius this and this carry equal currents. Two coils have this and this turns in such a way that their planes as well as the center coincide. Find the magnitude at the common center when the currents in the coil are in common same sense and in opposite sense. तो तुम लोगों में क्या क्वेश्चन समझने की भी क्षमता नहीं रह गई है? इसको पहले पार्ट में डाउट आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या करते हो, रेडियस R1 रेडियस R2 दोनों में करंट, एक बार बोल रहा है सेम सेंस में मान लो, एक बार बोल रहा है ऑपोजिट सेंस में मान लो, और दोनों की वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। बहुत टफ सवाल है, नहीं पता नहीं कैसे होगा। ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट इंटरेस्टिंग है। सेकंड पार्ट में क्या करना है देखो। सेकंड पार्ट में बोला है आउटर कॉइल ऑफ द अबव प्रॉब्लम इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री अबाउट डायमीटर, व्हाट वुड बी मैग्नेट। अगर मैं इस कॉइल को 90 डिग्री, बाहर वाली कॉइल को 90 डिग्री से घुमा दूं, तो देखो डायग्राम कैसा बन जाएगा। डायग्राम बन जाएगा, एक कॉइल ऐसी रह जाएगी और एक कॉइल नेचुरल सी बात है कुछ ऐसी हो जाएगी, इस तरह की बन जाएगी अगर एक कॉइल को आप घुमा देते हो तो। क्या इमेजिन हो पाता? यस इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। अब एक में करंट जा रहा है I1, एक में करंट जा रहा है I2। तो अब खुद सोचो ना, क्या एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, लेट्स से B2, और एक की डायरेक्शन आएगी लेट्स से इधर की तरफ B1। तो क्या इस केस में आपका जो बी नेट होना चाहिए वो अंडर रूट के अंदर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होना चाहिए एट सेंटर। देखो दो परपेंडिकुलर प्लेन में अगर आप लूप लोगे, बी नेट होगा वो ये होगा, और इस जगह पे बी नेट क्या होगा, एक बार B1 प्लस B2 और एक बार B1 माइनस B2। अगर सेम सेंस में हुआ तो B1 प्लस B2, ऑपोजिट सेंस में हुआ तो B1 माइनस B2। क्वेश्चन समझ में आया? सर इसका आंसर तो √2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाले का आना चाहिए। यस सर, क्यों मेरा भाई? भी वही आ रहा था। सर क्यों लेकिन B1 आंसर पीछे नहीं B1 दिया है। B2 सेम दे रखा है क्या? B1 B2 की वैल्यू सेम आ रही है क्या? यस सर, B1 B2 यस सेम आ सर, रहा है सेम फर्स्ट आ में। रही थी वैल्यू। B1 B2 सेम आ रहा है, ऑपोजिट हो रहा है तो कट जा रहा है। मतलब इसमें दिया हुआ है कि बी पार्ट का आंसर 0 है। हाँ यस सर। With the outer coil of the above problem is rotated through 90 degree above diameter or diameter about a diameter.
42 तो -1 पीछे आंसर क्या दे रखा है? सर पीछे 2√2 पूछ दिया, लेकिन उसमें से इंटू 2 मिसिंग है, मतलब हम लोग का इंटू 2 आ रहा है, जैसे फैक्टर। यस सर, एक 2 का फैक्टर आ एक रहा है। काम करते हैं, एक काम करते हैं, तुम्हारे C1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका आंसर क्या दे रखा है पीछे? जब तुम्हारा B1 + B2 हुआ होगा ना, ऐड किया होगा तुमने, कितना आया होगा? क्योंकि इसका जो 4 सेकंड पार्ट है सर उसमें तो तब 0 हो गया था। 4 पाई इंटू 10 into टू 10 पावर to the 4। power -4। 4 पैटर्न के, और ये सबका आया, मैच किया। यस ओके, तो इसमें तुम्हारा आंसर होना चाहिए 2√2 पाई 10⁻⁴। यही ना? पीछे क्या दे रखा है? यही है सर। तो तो 4। चुन लियो। डाउट क्या है? सर √2 होना चाहिए ना, 2 कहाँ से आ रहा है? अबे गधेड़ो, तुम्हारा अगर 4 पाई 10⁻⁴ है, इसका मतलब है तुमने एक की वैल्यू तो 2 पाई निकाली है ना। ये तुम्हारा आंसर √2 B1 होगा ना। B1 कितना है? 2 पाई 10⁻⁴ ना। सही है सर। सर हो गया सर। हाँ, क्या कर रहे हो पता नहीं, भांग पी लिया सुबह सुबह क्या? तो पता नहीं बोल क्या रहे हो हुआ। कि ये कर रहे हो, ये सही कर लिया, ये तुमने सही कर लिया, और ये भी तुम्हें पता लगा सर √2 टाइम्स ही तो होगा, तो √2 टाइम्स तो पुराने आंसर का थोड़ी ना होगा, √2 टाइम्स तो B1 का होगा। आगे बढ़ते हैं, C2। यस सर, C2 बता दीजिए। सर C2 का फर्स्ट वाला। Two circular coils of wire, each having a radius 4 and 10 turns, have a common axis and are 6 centimeter apart. ठीक है, if a current passes through each coil in the opposite direction, find the magnetic center of each coil. क्या है यार, फॉर्मूले नहीं लग रहे तुम लोगों से, क्या खत्म हो यार तुम सब। फॉर्मूले तुमको नहीं याद करवा दिए, फॉर्मूले लग नहीं रहे तुमसे, कैसे हो सकता है यार ये? अरे ये तो आज तक डिस्कस नहीं किया मैंने इस तरह के सवाल तो। दो कॉइल्स दे रखी हैं, दोनों के अपने अपने रेडियस हैं, ईच हैविंग, दोनों का रेडियस सेम ही है। कॉमन एक्सिस दे रखी है 6 सेंटीमीटर अपार्ट। करंट दोनों में पता है 1 एम्पियर थ्रू ईच कॉइल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों में करंट ऑपोजिट सेंस में, इसमें करंट इधर है तो इसमें करंट इधर है। मैग्नेटिक फील्ड पूछिए सेंटर ऑफ द ईच कॉइल, C1 C2 और ये P1। बताओ मूर्खों, क्या डायरेक्शन आएगी C1 पे इसकी वजह से लेफ्ट B1, वर्ड और C2 की वजह से इधर की तरफ B2। राइटवर्ड्स। सेम कहानी P पे भी चलेगी, P पे इधर की तरफ B1 डैश कर लेते हैं, और इसकी वजह से इधर की तरफ B2 डैश। C2 पे इधर की तरफ वही B1 डबल डैश, इधर की तरफ B2 डबल डैश। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है C1 पॉइंट पे, तो एज यू कैन सी इट विल बी मॉड ऑफ B1 माइनस B2। क्या लिखेंगे B1 माइनस B2? B1 क्या आएगी? μ0I/2R, जो भी R दे रखा है, और दूसरा इसकी वजह से कितना आएगा, दूसरे रिंग की वजह से इस जगह पे, तो तुम्हें, तो मुझे बताओ ये जो C1 पॉइंट है वो दूसरी रिंग के लिए तो एक्सिस वाला पॉइंट है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है? μ0I/R² R² + X² to the power 3/2, तो 4² + 6² 10² हो गया, तो क्या 10³ लिख दूं? मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कन्वर्ट करते रहना। देखो सर जरा, दोनों के लिए तो एक्सिस पे नहीं होगा। कौन सा पॉइंट? दोनों के लिए तो P पॉइंट एक्सिस पे होगा ना। मैं भी C1 पे लिख रहा हूँ ना, देख तो ले पहले। अच्छा सर। सेंटर पे भी पूछा है ना, मैं पहले C1 सॉल्व कर रहा हूँ। C1 पे C1 क्या हो गया, इस रिंग के लिए सेंटर हो गया, और इस रिंग के लिए उसका एक्सिस वाला पॉइंट हो गया। दोनों के फॉर्मूले तुम्हें पता है, फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो क्वेश्चन। वैसे ही P पे लिखो, P पे दोनों का फॉर्मूला पता है,
और क्या एकदम परफेक्ट सिमेट्री आएगी तो पी पे 0 हो जाएगा। सर ये 10 नहीं आएगा ना? क्यों बेटा? सर 6 का स्क्वायर अरे प्लस हाँ यार, मैं 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर सोच रहा हूँ। शिट, सही बात है, ये 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टाइप का रहेगा। ठीक है। और पी पॉइंट पे देख के बताओ क्या होगा। पी पॉइंट पे तो खत्म हो जाएगा ना मामला। 0 हो जाएगा सर वो। हाँ, पी पॉइंट पर स्ट्रेट अवे 0, कैंसिल भी होने वाले दोनों। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन उल्टी पुल्टी है। और C2 पे वापस मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा जैसा अपन ने C1 पे निकाला, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बस। बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इजी क्वेश्चन है यार, फॉर्मूले भी नहीं लग रहे तुमसे तो फिर कैसे होगा यार। यस ये सेक्शन तब ये तो हो गया। चलिए D2 डाउट है। हो गया सर। 3D सवाल है भाई, कैसे हो गया? डाउट होगा। सब बोलो पार्ट बोलो, नो सर, हो गया। क्या मैंने हो सेक्शन गया डी सर। नहीं दिया था क्या? सेक्शन डी दिया था ना होमवर्क में। यस पार्ट सर। ये वन का सिर्फ दिए थे। हाँ है। हाँ, मैंने सिर्फ पार्ट 2 का मना किया था, पार्ट 1 तो दिया ही था। नहीं हो पाया क्या सेक्शन डी? हो गया सर, करे हो ना। गया सर। कर लिया ना? हाँ चलिए, D1 तो ठीक है, डन है। D2 भी हो गया आप लोगों से। D3 हो गया सर। हो गया सर। ये ऑप्शन सर। तो तुमसे सेक्शन डी बन रहा है, तुमसे सेक्शन सी नहीं बन रहा था। बहन ये सर सेक्शन डी मतलब अच्छा लग रहा है, ऐसा क्लास में किए थे बहुत। चलिए D4 में डाउट होगा। सर D3 बी का और भी सी ऑप्शन। सर। सर हो गया, बी ये और भी सी। होगा। एक सेकंड जिसका हो गया शांत रहो। D3 में डाउट है, कुछ बोल रहे हैं? D3 में भी डाउट है क्या? यस सर, बी ऑप्शन सर। D3 में बी ऑप्शन, D3 में डाउट है कुल मिला के। D3 देखो, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द फील्ड एट द पॉइंट O ऑफ अ लूप विद करंट I। ठीक है। इन फिगर ए, आप बोल रहे फिगर ए तो हो गया ना जिसमें डाउट है बेटा। बी में डाउट है? यस सर, हो गया। बी में डाउट है। बी में डाउट है। अब बी में देखो जरा, बी के अंदर फिगर बी, रेडियस इज ए एंड द साइड ऑफ बी आर नोन। ठीक है। अब जैसे डायग्राम को देख, क्या इसका कंट्रीब्यूशन तो आएगा नहीं? इसका कंट्रीब्यूशन तो आएगा नहीं, ये दोनों तो टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है। अब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखो और इसका कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिखो। तीनों का कंट्रीब्यूशन नहीं लिख पाएगा क्या? इस वायर की वजह से, सोच के बताना, बाकी सब भूल जा। तो एक एक वायर पे देख, ये वाला जो वायर मैं बता रहा हूँ तुझे, इस वायर की वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिख पाएगा नहीं लिख पाएगा? सोच के बता। यस सर। कैसे लिखेगा? ये एंगल पता है तेरे को, और दूसरा वाला θ1 है ये इस वाले वायर के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ इस वाले वायर पे फोकस करना। ठीक है। इस वाले वायर के लिए θ1 की वैल्यू तुझे दिख रही है कितनी है? 45 डिग्री। और θ2 0 डिग्री। चेक कर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अगर तूने इस वायर की वजह से लिख दिया तो तेरा काम तो एक एक वायर का हो गया, वैसे ही दूसरा वायर का भी लिख दे। इसमें ना होने जैसा क्या है बेटा? थोड़ा तो देख। देखो क्या करना है, 3 वायर है, ये वायर और ये तीसरा तो सर्कल की वजह से लिख ही लेगे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। ये एंगल 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना है तेरा? लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन कर ले 270 डिग्री के अकॉर्डिंग। एग्जैक्ट डाउट बता, ऐसे नहीं कि सर बता दो सर, ऐसे आलसी मत बन। एग्जैक्ट डाउट क्या है वो बता, कुछ तो सर किया वो होगा तूने। बाहर की वजह से नहीं आ पा रहा था मेरा। बाहर मतलब ये वाले वायर की वजह से नहीं आ पा रहा था? ये यस सर। इधर। तभी मैंने यस बताया, सर। समझ में आया? नहीं आया तो क्वेश्चन कर वापस। समझ में आया मैंने क्या बताया? यस तेरा सर। ये वायर है ना, ये वायर है, और तुझे ये देखना है कि मुझे इस पॉइंट पे निकालना है। तो कंसर्न पॉइंट से अपन क्या करते हैं? एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइंस बनाते हैं। और ये लेंथ तेरी बी है, θ1 तेरा 45 हो गया, θ2 तेरा 0 डिग्री हो गया। फॉर्मूला तेरे को पता है, डाल दे फॉर्मूले में, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड तैयार। डायरेक्शन तो अपने को पता ही है, राइट हैंड घुमा के पता लग जाएगी। डन। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। किसी और को कुछ पूछना है तो पूछ लो। D3 में नहीं पूछना। चलिए अब आते हैं D4 में। अब D4 इतना सर प्यारा D4 का डायग्राम है सी यार। वाला। यस सर। जानते रहो। सर डायरेक्शन की अब कंफ्यूजन हो रही है उसमें।
अब D4 के अंदर आपको डायग्राम जो इन्होंने बना के दिया है ना, वही पूरा 3D में बना के दिया है, मतलब 2 डायमेंशन में आपको 3D डायग्राम बना के दे दिया। इससे अच्छा कुछ नहीं होता यार। ठीक है, क्वेश्चन तो मतलब चालू करते हैं। जैसे सबसे सी पार्ट पे सबको डाउट आ ही रहा है, सी पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, आप सर ये इसमें देखो। रिंग का फैक्टर नहीं दिया आंसर में, जबकि आना चाहिए। क्या रिंग का फैक्टर? मतलब रिंग की वजह से जो आएगा। रिंग की वजह से ओ पे पूछ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पूछ रहा है? सर ओ पे। ओ पे पूछ रहा है, हाँ। तो अब जरा देखो, मुझे एक बात बताना ढंग से, है ना। मैंने क्लास में एक सवाल कराया था, रिंग वाला ही, इस तरह का, मुझे याद है। इसमें I1 गया था, इसमें I2 गया था, ओ पे निकाला था। क्या सॉल्व होकर मैग्नेटिक फील्ड 0 मिला था? यस सर। सर ये बीच में कटी हुई है ना रिंग। नहीं है, यही तो है। देखना, तुम्हें वही तो बता रहे हैं। डायग्राम तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ से करंट आया आई, ठीक है, यहाँ से करंट आया आई। ये तुम्हें दिख रहा है नीचे वाला पार्ट, वो सर्कल का पार्ट है, और उसमें I1 I2 बट गया है, और हो वापस में गया मिलाकर आई निकल गया है। हो गया। ठीक है, जैसे अगर मैं 2 डायमेंशन में आपको ऐसे इस डायग्राम में बताऊं, तो बेटा सवाल ये है, करंट आया ऐसा अंदर, और करंट आया ऐसे करके बाहर निकल गया। समझे? तो करंट बटेगा ना, कि नहीं बटेगा? सोच के बताओ। बटेगा जरूर, नीचे का देखे ही नहीं। वही सर, नीचे बिल्कुल। का माने ही नहीं रिंग, इसीलिए गड़बड़ हो गया। तो तुम ये तो सोचोगे ना, जैसे मान लो कि करंट आई आया, और यहाँ से करंट आई निकल रहा है, तुम्हें लगा कि आई आया, ऊपर से आई निकल गया, और वापस ऐसा करके निकल गया, ऐसा माना? यस सर, यस सर। यस सर, ये माने। और देखो ना, नीचे का डायग्राम तुम्हें बता रखा है यार, ऐसा तो नहीं है कि इन इसीलिए सर लोगों हम ने। लोग का आंसर में एक हाँ, रिंग का अलग से आ रहा था, फील्ड पीछे नहीं देखो, दिया है। ये बहुत अच्छे से डायग्राम में बनाया हुआ है इन्होंने। और वो डॉटेड ही बनाएंगे, शेडेड, मतलब इस तरह की डैश्ड लाइंस ही बनाएंगे, नेचुरल है, क्योंकि दिखेगा थोड़ी ना, वो अंदर की तरफ है, छुपा हुआ है, डैश लाइन बनाएंगे। सही है, सवाल बिल्कुल सही है। और इस क्वेश्चन को मैंने, अब जैसे 3D सवाल है, इसको देखो मैंने 2D में कन्वर्ट कैसे किया। यही सब चीजें सीखनी है आपको बेटा, और क्या सीखना है इसमें? ये आप देखो डायग्राम मैंने कैसे बनाया, देखो, समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको लगनी चाहिए कि हाँ यार, ये चीज क्लियर हो गई। तो अभी सवाल के अंदर यही था। और एकदम एग्जैक्ट डैश लाइन बनाऊं तो, करंट कहाँ से घुसा? करंट यहाँ से घुसा। देखो जरा, वापस डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। अटेंशन रखोगे ना तो पक्का सीखोगे। मतलब ले लगे हाँ ठीक है सर, ये तो बहुत टफ है, एक्सरसाइज 1 का सवाल है यार, टफ कैसे हो सकता है? अपने ईगो पे तो लो थोड़ा सा तो। करंट अंदर की तरफ है, ठीक है, और करंट यहाँ से बाहर की तरफ निकल गया। करंट कितना आया था? आई, दोनों में बट गया, I1 I2, और वापस करंट निकल गया आई। अब आपको निकालना है ओ पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड। बताओ, क्या बहुत टफ काम है? नो सर। हो पाएगा सबसे? अब यस सर, हो जाए। कुछ अभी भी मन में कुछ भी डाउट है पूछो। अब लग रहा है सर ये अभी भी नहीं हो रहा सी पार्ट, तो मैं और डिटेल में बताता हूँ। सर जरूरत है? डीएल क्रॉस आर, अगर हम लोग को कभी हाथ घुमा के पता नहीं चल रहा, मतलब अगर डायरेक्शन हाथ घुमा के पता नहीं चल रहा, तो डीएल क्रॉस आर कर सकते हैं ना, जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, जैसा डायरेक्शन से। बिल्कुल बिल्कुल, 100% कर सकते हाँ सर, ठीक है। हो। एनीथिंग एल्स, कुछ भी पूछना है? ए बी सी पार्ट, जैसे सी पार्ट सबसे कॉम्प्लिकेटेड था, जैसे कि मैं जानता हूँ, बट ए और बी पार्ट में भी कुछ परेशानी आ रही है तो बताओ। बच्चों मेहनत तो करनी पड़ेगी ना यार, एक्सरसाइज 1 में तो मेहनत करेंगे ना यार, और कुछ नहीं तो। और एक्सरसाइज 1 नहीं बनेगी तो यार कोई फायदा नहीं है बेटा, अपन क्यों तैयारी कर रहे हैं? और टाइम भी तुम्हारे पास सफिशिएंट था, ऐसा नहीं है पूरा टाइम मिला है तुम्हें होमवर्क करने का, होना चाहिए था ये। चलिए, पार्ट 2 पे आ जाते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। पार्ट 2, सेक्शन ए। सर बोलो बेटा। इस सी ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना, A1 का सी। A1 में सी ऑप्शन भी तो होना चाहिए ना। ओके, अरे पार्ट मतलब 2 का। नहीं होना चाहिए ना। चलो देख लेते हैं। अब पॉइंट चार्ज इज मूविंग इन अ सर्कल, कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज एट अ फिक्स पॉइंट, नॉट ऑन द एक्स ऑफ सर्कल। नहीं ना बेटा, अभी तो सिखाया मैंने यार, क्या से हो। अभी सेक्शन पार्ट 1 में क्या सिखाया मैंने? थोड़ा भी एब्जॉर्ब नहीं करते हो क्या? एक सर्कल है,
जिसमें पार्टिकल घूम रहा है और एक एक एक्सिस वाला पॉइंट है। तभी तो बताया मैंने, जैसे ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा होगा, डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ। फिर डायरेक्शन क्या होगी? इधर की तरफ। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है क्या? अबे पूरा 3 डायमेंशन में कौन बनेगा ये? इसके एक एक पॉइंट की वजह से। सोचो। यस सर। तो फिर इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड ओनली, इट वोंट बी कांस्टेंट इन डायरेक्शन। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इस बात को एक समझो। मिनट, मैंने A1 पूछा था। कौन सा बेटा? सर A1? A1 का C पूछा था। ओके। A magnetic needle, small magnet is kept in a non-uniform magnetic field। ठीक है, मैग्नेट है और उसको मैंने नॉन यूनिफॉर्म में रखा है। अब तेरे को डाउट क्या आ रहा है बेटा? सी ऑप्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा यस सर, उसमें तो फोर्स लगेगा ही ना हमेशा। हमेशा ही लगेगा। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो फोर्स हमेशा लगेगा ही। जैसे अगर मान ले कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे B इक्वल टू के एक्स, क्या ये एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है? एक्स के साथ बढ़ रही है, सही यस है। सर। और अगर मैं मैग्नेट को ऐसे रख दूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना पूरे मैग्नेट का? यस सर। और अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो क्या इस पर्टिकुलर मैग्नेट पे तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गई? हालांकि मोनो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन हो तो यूनिफॉर्म गई। और क्या दोनों पे फोर्स सेम लगेगा? यस सर। तो फिर क्लियर हुआ। हो ऐसे गया आपको है ना, सर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, इसमें अंदर ये ऐसे सोचना ही पड़ता है कि यार कोई ऐसी अपन सिचुएशन सोच लें जहां पर नॉन यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी कुछ हो सकता है क्या। ऐसे ऑप्शंस के ये अच्छे सवाल होते हैं, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करते हैं। वो नहीं होते थे अपने 11th में, बचपन में आते थे, पार्टिकल कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी बट क्या बोलते हैं, बट कैन नॉट हैव कांस्टेंट स्पीड, फिर कांस्टेंट स्पीड बट कैन यस नॉट सर। हैव, यस ऐसे करके सर। पता नहीं। तो उसमें अपने सिचुएशन सोचनी पड़ती है यार कि यार ऐसा हो सकता है क्या, है ना। तो वो सब है, चेंज इन वेलोसिटी हो सकती है लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहे। वो 11th में वो मासूम सवाल थे, अब 12th में थोड़े से जंगली हो गए। चलिए, और कुछ डाउट सेक्शन ए में देखो। सर सेक्शन ए में हम लोग में A3 नहीं है। क्योंकि वो सही हटाने का रीजन वही है क्योंकि ये सवाल आ चुका है ना अपना पार्ट 1 में, इसलिए इन्होंने यहाँ से हटा दिया होगा। मेरे पास तो शायद पुरानी शीट है, मैं भी अपडेट कर लूंगा, है ना। अगली क्लास में वही आ जाएगी जो आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन B1 B2 हो गया सर। देखो। B2 सर। बी B2 B3 क्या बोला? मैं अभी B1 B2 पूछ रहा हूँ। B1 B2 में किसी को डाउट? B2 सर। B2 में डाउट। B2 देखेंगे, करंट एंटर्स एट पॉइंट A एंड लीव्स फ्रॉम पॉइंट B, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट D। ओके, तो देखो चलिए, करंट आ रहा है इधर की तरफ, ये एंगल दे रहेगा 30 डिग्री। आपको तो पता है कि अगर मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट से अपन जो भी ये तो वो हो गए ना, परपेंडिकुलर ही आएंगे ये तो। यस सर, सेमी सर्कल का एंगल। बिल्कुल ठीक है। तो और अपने को तो एंगल से मतलब है, तो क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया? और दूसरा यस। ये भी 90 है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। देखो, तो क्या इन दोनों वायर की वजह से इस D पॉइंट पे आप देख सकते हो यार, सब दिख तो रहा है, एकदम आसानी से दिख रहा है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों लिख लो, कितने कितने हैं। हाँ, लिख सकते हो। दोनों का हाइपोटेन्यूज तो पता ही है अपने को, 2R 2R। देखो देखो, यस सर। तो ये कितना हो गया? 2R sin 30। ये कितना हो गया? 2R sin 60।
डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली पता ही है आपको। ये डिस्टेंस कैसे लिखे समझ में आ गया ना, 2r sin 30 2r sin 60, ये पूरी लाइन 2r है आपकी। तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लो। क्या मुझे बताओ, इस वाले वायर की वजह से डी पॉइंट पे अंदर की तरफ आएगा बाहर की तरफ आएगा, चेक करके बताओ। अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। और इस वाले वायर की वजह से ऑब्वियसली बात है बाहर की तरफ। बात तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, जो भी आएगी डी पॉइंट पे, वो आएगी तो मॉड लगाना स्टार्ट करो। म्यू नॉट आई होल अपॉन 4 पाई इंटू 2r sin 30, है ना। और एंगल 0 डिग्री है, एक तो एंगल 0 डिग्री आएगा, और साइन 60 माइनस म्यू नॉट आई होल अपॉन 4 पाई 2r साइन 60, ऊपर कितना बच गया साइन 30। हो गया क्वेश्चन, सॉल्व कर लो इसको। कोई चीज नहीं समझ में आई है तो फटाफट पूछो। क्लियर, आगे बताओ। B3 में डाउट? नो सर। ये इस तरह के सवाल आपके इलेक्ट्रो में भी आए हुए हैं बट हो सकता है डाउट हो किसी को, बता रहा हूं मैं। B3 देख लो। B3 में एज यू कैन सी देयर आर 2 पैरेलल वायर्स, डिस्टेंस 2d, दोनों में करंट सेम जा रहा है। वेरिएशन पूछा है अलोंग द x एक्सिस डैश एंड सो ऑन। तो इस तरह के सवाल उधर हुआ करते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हुआ करते थे। अब ग्राफ कैसे बनेगा इसका तो जरा देखते हैं ढंग से। अब आप मुझे बताओ यार, ये जो वायर है और ये जो वायर है, दोनों बाहर की तरफ करंट शो कर रहे हैं, करेक्ट? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, इन दोनों के मिड पॉइंट पे 0 होगी कि नहीं होगी? पहले तो ये सोच के बताओ। यस सर होगी। ऐसे देख सकते हो चारों ही डायग्राम में 0 है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 0 तो होनी ही होगी। ठीक है अब देखो, यहाँ पे तो 0 होगी, ये बात तो तय है। अब आप ये देखो कि जस्ट वायर के बगल में, इस वाले वायर के जस्ट बगल में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर की तरफ। देखो, अरे राइट हैंड के फिंगर्स घुमा दो ना यार, अंगूठा देखो बाहर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होंगी ना, ऐसी। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। तो इसमें तो अंदर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, इसमें ऊपर की तरफ जा रही है, करेक्ट? तो इसकी वजह से इधर की तरफ आएगी और ऑलमोस्ट इनफाइनाइट को जाएगी, और इसकी वजह से इधर की तरफ जाएगी, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट को जाएगी। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह की होनी चाहिए? देखो, इन्फिनिटी को जाएगी ना, नहीं समझ में आया? सही है सर। हाँ सर सही है ना। ठीक है ना। और इसके जस्ट बगल में देखो, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो ऐसी होती हैं, इधर तो ऊपर जाएंगी और इधर डाउनवर्ड जाएंगी। तो डाउनवर्ड को अगर मैंने नेगेटिव डिनोट किया है तो इधर वाले को पॉजिटिव डिनोट करना पड़ेगा, और ये भी इन्फिनिटी पे जाएगी। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो कौन सा ग्राफ हो गया? बॉम्बे। सर एक मिनट B2 वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए। हम्म। ठीक है सर, ठीक। चलिए, ये हुआ B3, आगे बताओ B4। हो गया सर। कोई डाउट किसी को B4 में? नो सर। चलिए, फिर बाकी का डिस्कशन बाद में करता हूँ, पहले मैं थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, मेरा एम्पियर्स लॉस खत्म करता हूँ पहले मैं। यस सर काफी- सही। एक मिनट इनिशियल में नहीं C1 बना वाला था, दिखा लास्ट दिए तो C1 सर वाला। C बच्चा। वाला क्वेश्चन करा दीजिए। सेक्शन C करा दूंगा यार, मैं करा दूंगा। नहीं सर सेक्शन सेक्शन C नहीं, बस C1 वाला।
सर C1 ही डाउट है सेक्शन सी में बस। मुझे पता है बेटा, C1 में डाउट होगा, मुझे पता है। सर हिंट C1 दे और रहा हूँ मैं लास्ट का देखो, सर गलत हुआ। सर उसका C1 B में आ तेरे रहा को, था। C1 में देखो हिंट दे रहा हूँ, इसका रेडियस R नहीं है, ये हिंट है तुम्हारा। हाँ सर हो गया सर। आप बच्चा कोई बोल रहा था B1 में बोल रहा था, क्या बोल रहा था, किसमें बोल रहा था? कोई डाउट पूछा था, क्या पूछ रहा था? नहीं सर बोल रहे थे C4 C5 C6 तीनों ही नहीं बना जो एम्पियर्स लॉ का है और उसका है। हाँ हाँ, तभी मैं डिस्कस नहीं करने का रीजन वही है। मैं एमपीएस और थोड़ा और आज डिटेल में, मैंने एक ही एग्जांपल कराया था ना पिछली क्लास में, आज थोड़े और हाँ एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप एमपीएस में कंफर्टेबल हो जाओगे। चलिए क्लास नोट्स ओपन करेंगे अब, ये मैं पीडीएफ शेयर कर लूंगा, पीडीएफ की टेंशन मत लो। सर एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछना था ग्रेविटेशन का। सर तुरंत पूछ लेगा। बोलो। सर जैसे अर्थ का मतलब पोटेंशियल फील्ड होता है बाहर के लिए -gm/r। तो सर जैसे जैसे r बढ़ता है वैसे वैसे नेगेटिव में मैग्नीट्यूड कम होता है तो पोटेंशियल बढ़ता है, ठीक है ना सर? तो हाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है अगले ऑर्बिट पे जाने पे तो काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए। तो सर जब हम्म काइनेटिक एनर्जी कम होना चाहिए तो फिर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में किसी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग वेलोसिटी क्यों देते हैं उसको, मतलब प्रोपेलर्स क्यों यूज करते हैं? प्रोपेलर्स क्यों यूज करते हैं? हाँ सर। अरे तेरे को एक ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिट में भेजने के लिए तेरे को पोटेंशियल तो बढ़ाना है ना, तो ये बोल रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़नी चाहिए, हाँ सर। और पोटेंशियल बढ़ेगी तो तू क्या बोल रहा है, काइनेटिक कम हो जानी चाहिए। हाँ सर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अरे भाई, तो एक है रेडियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और एक है तेरा टेंजेंशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, दोनों काहे मिक्स कर रहा है? अगर अर्थ है, अर्थ के आसपास तो घूमना है, वो तो तेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी से घूम रहा है, और अब तेरे को यहाँ से यहाँ लेके जाना है तो वो तेरा दूसरा रेडियल वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है। इन दोनों को क्यों मिक्स कर रहा है? अच्छा और ऐसा होता है क्या? ठीक है। और इस जगह पे पहुंच के उसकी टोटल एनर्जी, और इस जगह पे पहुंच के टोटल एनर्जी में डिफरेंस तो है ही है ना, T1 TE2 में डिफरेंस है। अब तुझे यहाँ से यहाँ हाँ तक भेजना है तो तू इस वेलोसिटी से कंपेयर कर रहा है, ये तो गड़बड़ है ना। हाँ सर समझ गया। कंफ्यूजन होती है कुछ। चलिए, एप्लीकेशन ऑफ एमपीएस लॉ में बेटा अभी तक अपन ने सिर्फ एक ही केस पढ़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जो मैंने आपको समझाया था बहुत डिटेल में। सेकंड पार्ट उठाते हैं, हेडिंग डालेंगे लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर। अब इस बार देखो ऊपर वाला ही केस है, ऊपर वाले केस में अपन बस ये मान लेते थे कि जो अपन ने ऊपर वाले केस में क्या किया है, लॉन्ग वायर जो लिया है उसमें वायर का रेडियस कंसीडर नहीं किया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉन्ग सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर, मतलब इस बार अपन वायर का रेडियस भी कंसिडर करेंगे, जो कि जनरली होना भी चाहिए। वायर एकदम पतला थोड़ी ना होता है, वायर में कुछ तो थिकनेस होती है। तो इस बार अपन वायर की थोड़ी थिकनेस लेके कंसिडर कर रहे हैं, और वायर का डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है। इसका अपना खुद का रेडियस है, इस वायर का अपना रेडियस है, और इसमें करंट जा रहा है लेट से ऊपर की तरफ। तो अब कई बार करंट डिफाइन कर देते हैं, है ना, जैसे करंट जा रहा है आई, कई बार इसके अंदर है ना जे डिफाइन कर देता है। व्हाट इज जे? जे इज करंट डेंसिटी, ठीक है। कई बार किताबों में आई डिफाइन किया रहता है, कई बार जे डिफाइन किया रहता है, घबराने की बात नहीं है, एक ही बात है। चलिए तो अभी मैं मान लेता हूँ, चलो आई भी जे मैंने दोनों डिफाइन कर दिए, फॉर्मूले अपन दोनों के वेरिएबल्स के फॉर्म में निकाल लेंगे। टास्क क्या है अपना? टास्क फिर से वही पुराना, मुझे अंदर एक किसी पॉइंट पे, सिलेंडर के अंदर किसी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, मुझे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और सिलेंडर के बाहर किसी पॉइंट, वो जो ऑब्वियस बात है वो भी आर डिस्टेंस पे ही होगा, और बाहर किसी पॉइंट वहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। समझ में आ गया? तो सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के बाहर मुझे दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एंड द मतलब बेस्ट पार्ट इज, इस तरह के फॉर्मूले अभी अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूले से डिराइव नहीं किए, अपन सीधे एम्पियर लॉ के थ्रू ये फॉर्मूले डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। करंट एज यू कैन सी इन द एंटायर सेक्शन है, करंट पूरे सेक्शन से गुजर रहा है, करंट पूरे सॉलिड सेक्शन से गुजर रहा है। कितना करंट निकल रहा है? आई करंट निकल रहा है पूरे सेक्शन से, ठीक है। अब मुझे अंदर वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट दोनों पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ सी, फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, पहले मैं बाहर वाले पॉइंट्स पे निकालना चाहता हूँ। तो बाहर वाले पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है, मुझे एक बात बताना, सबको पता है और ये होना चाहिए पता, क्या कि अगर एक पॉइंट चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी
तो क्या एक स्फीयर की वजह से भी रेडियली आउटवर्ड होती थी, हाँ या ना? यस सर। और ऐसा, और अपन क्या याद दिलाते थे वहां पे, बोलते क्या थे कि पॉइंट चार्ज का अगर मैं 3D फिगर बनाऊं, पॉइंट चार्ज को अगर मैं थोड़ा मोटा कर दूं तो नेचुरल स्फीयर बनेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से अगर इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, सर्कल्स आते हैं, तो क्या मैं इस वायर को थोड़ा सा मोटा कर दूं तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कल ही आएंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या समझा रहा हूं? यस सर। यस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा इसकी कुछ ऐसी ही आएगी। तो मैंने अगर ऐसी ही आने वाली तो मैंने क्या कर दिया, इस तरह की एम्पियर लूप इमेजिन कर ली, कोई परेशानी नहीं। इस तरह की मैंने एक एम्पियर लूप इमेजिन कर ली। इस तरह की एम्पियर लूप इमेजिन करते ही ये मैंने बोल दिया, लिख देंगे यहाँ पे, ये एम्पियर लूप है मेरी। ठीक है बेटा, ऊपर वाले डेरिवेशन इस वाले डेरिवेशन में कोई अंतर नहीं आएगा। आप मुझे बताओ, जो मैंने एम्पियर लूप बना रखी है, क्या उस एम्पियर लूप के अंदर टोटल करंट इस पूरे एम्पियर लूप पे मैं लगा रहा हूँ, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड। मुझे सोच के बताना, क्या आई एनक्लोज तो कैपिटल आई के बराबर ही है, और मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर हर जगह 0 डिग्री पर ही आएंगे। तो ये तो ओपन हो गया, बी इंटू 2 पाई आर, ये आ गया म्यू नॉट इंटू वाई। तो आप बोलोगे सर ये तो सेम फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल सेम फॉर्मूला आ जाएगा। और थोड़ा याद भी करो, ये आपको याद होना भी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यही था। बाहर वाली दुनिया के लिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर और सॉलिड सिलेंडर दोनों सेम बिहेवियर करते हैं बाहर वाले पॉइंट्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर भी सेम रिजल्ट आ रहा है। बाहर वाले पॉइंट के लिए ये जो सॉलिड सिलेंडर है तुम्हारा, इतना मोटा सा वायर, वो एक पतला सा इनफाइनाइट लेंथ का एक्सिस पे रखा गया वायर की तरह बिहेव कर रहा है। देखो आंसर देके ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर बाहर वाले पॉइंट्स के लिए एक्सिस पे रखे गए इनफाइनाइट लेंथ के वायर की तरह बिहेव करता है। ये लैंग्वेज को समझो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बाहर वाले पॉइंट के लिए एक स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता था, है ना? तो वैसे ही यहाँ पर बाहर वाले पॉइंट के लिए कि सॉलिड सिलेंडरिकल वायर एक एक्सिस पे रखे गए वायर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला ही वही आ रहा है। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको। और जो सेकंड पार्ट है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब मैं चला जाऊंगा उसके अंदर, इनसाइड पॉइंट्स। अब जब इनसाइड पॉइंट पे जाएंगे तो थोड़ा सा रायता फैलेगा, तो थोड़ा फैलाते हैं। देखो, अब मैंने एम्पिरिकल लूप ऐसी बनाई, छोटी सी एम्पिरिकल लूप बन जाएगी इस बार, ये भी एम्पिरिकल लूप ही है। ठीक है ना? अब मुझे अंदर वाले किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी है या वैल्यू निकालनी है, तो प्रोसेस तो वही है बेटा, बी डॉट डीएल ही करना है एंड म्यू नॉट आई। लेकिन इस बार आई एनक्लोज्ड, आई एनक्लोज कैपिटल आई के बराबर थोड़ी ना होगा। सही बात है ना? इस बार आई Yes, एनक्लोज sir. कितना होगा? आई एनक्लोज होना चाहिए आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सोच के बताओ। Yes, sir. कैपिटल आई पूरे एरिया में से निकल रहा है ना, आर रेडियस में से निकल रहा था। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी डिफाइन करके करंट डेंसिटी इंटू एरिया कर दिया यार कुल मिला के। मुझे तो इतना से करंट चाहिए जो इसमें से पास हो रहा है, तो इसका करंट चाहिए। बाहर कुछ करंट जा रहा है नहीं जा रहा, उससे मुझे क्या मतलब है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि आई एनक्लोज्ड होता है। अंदर वाला कितना करंट है, तो अंदर से कितना जा रहा होगा, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसको यहाँ पे लिखेंगे अपन बी इंटू 2 पाई। ये तो वही चलेगा, बी इंटू 2 पाई आर ही आना है, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अभी भी वैसी आएंगी, सर्कल्स ही है। और बी डॉट डीएल तो वैसे ही ओपन हो रहा है बिना किसी हिचकिचाहट के। और यहां से आपका आंसर हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बन गई म्यू नॉट आई आर स्क्वायर होल अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। एक आर कट गया। ठीक है, और क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, म्यू नॉट जे आर बाई 2 भी लिख सकता हूँ। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। म्यू नॉट जे आर बाई 2, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को मैंने जे लिख दिया। सर बोलो बेटा। सर ये सर जो आपने सेकंड थर्ड स्टेप किया है सर, सर इसमें सर जो अंदर का सर सर्कल एक्सिस का सर उसी में लूप में सर वो कैसे निकाला है करंट पास होने वाला? तू ये बोल रहा है ना कि
इसमें से करंट कैसे मिला छोटे में से? यस सर, इसमें कैसे पास हो रहा है सर? मल्टीप्लाई भी किया हमने सर, समझ में नहीं आया। पाई आर स्क्वायर में आई करंट जाता है, तो पाई आर स्क्वायर में कितना करंट जाता है? भगवान करे तुम इस साल सीख जाओ ये बात बस। यूनिटरी मेथड लगा ले कौन से, नहीं तो इतनी बुद्धि नहीं चलती कि अगर करंट एरिया में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इस छोटे एरिया में से कितना निकलेगा। पूरे 11th में यही काम किया होगा तुम लोगों ने। सर इसमें सर आप इक्वालिटी एम्पीरियल होल्ड नहीं करेंगे। बोलो बोलो क्या? सर जो आप सेकंड एम्पीरियल लूप लेने का एक तरीका सिखाए थे ना लास्ट क्लास में, मतलब एक कंडीशन होता है एम्पीरियल लूप का, सर वो क्या एम्पीरियल होता है? लूप इस तरीके से चूज करो कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो उसके पैरेलल आ जाए। तो मुझे पता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर आएंगी, तो एम्पीरियल लूप भी मेरी सर्कल है। दैट्स इट। हाँ सर ठीक है। सर इसमें लास्ट वाले में इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा ना, आर इज लेस देन और इक्वल्स टू आर। कर दे, आंसर दोनों जगह से सेम ही आएगा। कर ले, इक्वालिटी होल्ड कर ले, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। डाल के चेक कर ले, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल दे, ऊपर वाला नीचे वाला आंसर मैच कर जाएगा। मतलब यहाँ पे डी डिसकंटिन्यूस नहीं है ग्राफ, ये ग्राफ कंटिन्यूस आएगा। अगर मैं आपको ग्राफ बना के बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ जो बनाएंगे अगर अपन, तो आप खुद देखो क्या पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शन में चल रहा है, और उसके बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शन में होगा। इस तरीके से ग्राफ आएगा। और ये जो वैल्यू है वो म्यू नॉट जे आर बाई 2 ही है। डन, कॉपी किया? यस होंगे। यस सर हो गया। नेक्स्ट, अब इस बार वापस वही लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर लेंगे, लेकिन इस बार लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल वायर लेंगे। अब क्या ले रहे हैं? लॉन्ग हॉलो सिलिंड्रिकल वायर। इसका मतलब है कि जो करंट होगा ना वो सिर्फ उसके सरफेस पे घूम रहा होगा, अंदर की तरफ, उसके क्या बोलते हैं, एरिया में नहीं होगा, सिर्फ आउटसाइड, है ना? समझ में आ गया? करंट आई जा रहा है इनफाइनाइट लेंथ तक का वायर। हॉलो है, हॉलो से मुझे लगता है समझ में आएगी और सबको भी नहीं। हॉलो का मतलब है कि इसके अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल में करंट नहीं है, सिर्फ सरफेस पर करंट है। ठीक है, रेडियस आर वाला पॉइंट है। वापस वही, फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, तो उसमें तो आंसर सेम ही आएगा। आप खुद ही सोच लो यार, यही फर्क पड़ना है। लेकिन सारा खेल आएगा फॉर आर लेस देन कैपिटल आर में मैग्नेटिक फील्ड आएगी 0। सर 0। नहीं यस करो, सर, क्यों 0 क्यों आएगा? क्योंकि करंट सर नहीं है करंट अंदर। नहीं है। करंट ही नहीं है भाई, आई एनक्लोज ही खत्म है, आई एनक्लोज ही नहीं है। देखो अंदर एक एम्पीरियल लूप बनाओगे ना छोटी सी, तो अंदर तो करंट ही नहीं है, सारा करंट तो सरफेस पे घूम रहा है, तो आई एनक्लोज ही 0 है इसके लिए। और अब वही सेकंड वाले पार्ट में आई एनक्लोज था, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी। ठीक है ना? इसको प्रूव करना है क्या? मतलब वापस ये वाला पार्ट थोड़ी प्रूव करना है, ये तो समझ में आ ही रहा है ना। वो तो सेम सेम कहानी बनेगी जो ऊपर आई, मैग्नेटिक फील्ड वैसी आएगी। बड़ा लूप बना लो, सॉल्व कर लो। तो क्या समझ में आया? इनफाइनाइट लेंथ का वायर हो, सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर हो, या हॉलो सिलिंड्रिकल वायर हो, अगर बाहर वाले किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या सर्वसम्मति से ये सबको समझ में आया कि यही आंसर आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यस सर। ठीक है। और अगर हॉलो हो गया तो अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, सॉलिड हो गया तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला है जो मैंने आपको बोली थी, 3 तारे बना दिए, याद रख लेना, म्यू नॉट जे आर बाई 2। बस ठीक है, इतनी दुनिया है।
सर सर अगर इसमें एम्पीरियन लूप सर सर अगर एम्पीरियन लूप मतलब दो अलग अलग प्लेन में हुआ, सर मतलब ऐसे हो सकता है, मतलब एक एक पार्ट सर्कल वाई एक्सिस पर, दूसरा पार्ट सर्कल एक्स एक्सिस पर, मतलब बेंड सर्कल टाइप। और एक्स करंट एक्सिस पे? करंट सर बेंड सर्कल टाइप, मतलब जैसे आपने एक सर्कल को वर्टिकली लिए और उसको बीच से मोड़ दिए, तो आधा पार्ट उसका एक्स एक्सिस पर, आधा पार्ट ऊपर वाई एक्सिस पे अबे होगा। एक्स एक्सिस नहीं होता, एक्स वाई प्लेन बोल और वाई जेड प्लेन बोल ना। हाँ सर वही। एक्सिस क्या होती है? प्लेन होता है। हाँ प्लेन में एक, मतलब तो बोल रहा है एक एम्पिरियल लूप ऐसी बना ली जो इस प्लेन में, एक एम्पिरियल लूप बना दी जो इस प्लेन में, ऐसा कह रहा है ना? हाँ ऐसा ऐसा यही सर। हाँ हो सकता है, एम्पिरियल लूप चाहे जैसे बना लो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। अच्छा लेकिन सर ठीक है। फायदा नहीं होगा ना, पॉइंट होगा। अपन फायदे के लिए एम्पिरियल लूप अपनी जो चूज कर रहे हैं वो अपने को अपनी चॉइस है, अपन ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अपने को मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। अब मैं कुछ भी रैंडम शेप की, मैं स्क्वायर शेप की ले लूं, ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, मेरा सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। अपना यहाँ पे पर्पज है एक। तो जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको और थोड़ा और क्लियर होगा, कॉपी करो इसको, नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वाले से तो मुझे लगता है काफी हद तक क्लियर हो ही जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आप कोई भी एम्पिरियल लूप चूज करते हो उसके पीछे एक रीजन होता है, एक रीजन की वजह से करते हो, ऐसा नहीं कि जो मर्जी है वो अपन करने कर लिया। तो सरफेस का करंट की वजह से नहीं आएगा सर अंदर मैग्नेटिक फील्ड? नहीं आएगा ना, तूने अभी तो वही तो प्रूव किया अपन ने, वही तो प्रूव किया। तूने तो बी डॉट डी एल लगाया, इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज किया, आई एनक्लोज ही जीरो है तो बी जीरो हो गया, खत्म हो गई बात। अब मैं लार्ज शीट उठा रहा हूँ। लार्ज शीट आपको जैसे कि आप दिख रही है, इनफाइनाइट से इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये सारे के सारे करंट कैरिंग वायर्स हैं, नेचुरली वो भी अंदर की तरफ जा रहे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ठीक है। अभी शीट का आपको लीनियर करंट डेंसिटी गिवन है, लीनियर करंट डेंसिटी ये आपको दे रखा है के, ठीक है। और लीनियर करंट डेंसिटी अगर दे रखी है के, तो उसका भी यूनिट्स लिख लिया जाए, के एम्पियर पर मीटर, ठीक है। लीनियर करंट डेंसिटी आपको गिवन है। अब आपका टास्क क्या है, सुनना। आपका टास्क है वापस यहां से किसी भी आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। किसी भी आर डिस्टेंस पे क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब जरा सोच के बताओ, अपने को मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू नहीं पता वो ठीक है, लेकिन अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की शीट है तो क्या इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आती है, आपको पता है वो मैग्नेटिक फील्ड शीट के पैरेलल आती है? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब यहां पर मुझे कैसी एम्पिरियन लूप माननी चाहिए? सारा खेल देखो वही है। अब मैं एम्पिरियन लूप पता है यहाँ पे कैसे मानूंगा? मैं स्क्वायर शेप की मानूंगा। स्क्वायर मान लो, रेक्टेंगल मान लो, जो आपको अच्छा लगे। ये मेरी एम्पिरियन लूप है। बोले सर ऐसा करने का कारण क्या, बताता हूँ। अब यहाँ पे आप सर्कल मानोगे तो आप खुद ही परेशान हो जाओगे। इस बार मैंने एम्पिरियन लूप ऐसी मानी, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह की, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। सोच के बताओ, सही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? शीट के पैरेलल होती हैं। तो आप देख लो, ऊपर वाली साइड में राइट साइड होंगी, नीचे वाली साइड में लेफ्ट साइड होंगी, सब सिखा चुका हूं पहले ही। डायरेक्शन में किसी को यस कंफ्यूजन? सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अंदर वाला करंट है ना, अगर करंट अंदर होगा, आर ऊपर की तरफ होगा, तो फिंगर्स अंदर रख के आई क्रॉस आर करो, आएगा राइट में ही आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनफाइनाइट साइज की शीट की वजह से राइट साइड में है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ इनफाइनाइट साइज की शीट की वजह से लेफ्ट साइड में, और डायरेक्ट और यूनिफॉर्म है ना, बिल्कुल हर जगह राइट में ही जाएगी, बिल्कुल राइट में ही जाएगी, और नीचे हर जगह लेफ्ट में ही जाएगी। अब देखो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एक लूप बना लेते हैं, पी क्यू आर एस। एक मैंने लूप बना दी पी क्यू आर एस। अब मेरा टास्क है, मेरा टास्क तो वही है, मुझे तो पूरे लूप में घूमना है। पूरे लूप में मुझे बी डॉट डी एल लगाना है पूरे लूप में, और इक्वल टू क्या करना है? म्यू नॉट आई एनक्लोज, यही काम करना है। तो अब क्या करूं मैं? बी डॉट डी एल कहां से कहां तक लगाऊं? मुझे पहले लगाना पड़ेगा पी से क्यू, ठीक है। फिर मैं लगाऊंगा बी डॉट डी एल कहां से कहां? क्यू से आर। मुझे पूरे लूप में घूमना है ना बेटा,
तो पूरे लूप में अपन घूम जाते हैं, आर से एस, बी डॉट डी एल, एस से पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब देखो खेल चालू होता है। मुझे बताओ पी से क्यू में अगर मैं जाऊंगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड और मेरा डीएल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में? ठीक है, आप इसकी कुछ थिकनेस मान लो बेटा, इसकी जैसे कुछ थिकनेस मान लो, इसको कुछ एक्स मान लेते हैं, अज्यूम कर लिया कुछ भी एक्स। तो क्या ये बन जाएगा मेरा बी इंटू एक्स? सोच के बताओ, बी हर जगह सेम है, डॉट डीएल डॉट प्रोडक्ट ओपन हो जाएगा आराम से और लेंथ आ जाएगी एक्स। तो क्या पहले वाला आंसर बी एक्स हो गया? देख लो। अब क्यू से आर में देखो 90 डिग्री है हर जगह, क्या हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर होगी? तो क्यू से आर जीरो। वाला जीरो हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ही जीरो है भाई, दिमाग लगाना ही नहीं है। फिर आर से एस वापस बी एक्स, एस से पी फिर से जीरो। बोलो समझ में आया जीरो क्यों हो रहा है? यस सर 90 डिग्री आ जा रहा है 90 डिग्री cos है, 90 मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर के बीच में 90 डिग्री है। आप इस बात को समझो, आप ऐसे करके घूम रहे हो पूरे लूप में, पूरे लूप में ऐसे घूम रहे हो, ठीक है, क्लॉकवाइज फैशन में पूरे लूप में घूमोगे तो क्या आपको दिख रहा है डीएल वेक्टर और बी वेक्टर भी 90 डिग्री का एंगल है। तो एस से पी खत्म हो गया, क्यू से आर खत्म हो गया, अब इक्वल टू म्यू नॉट आई एम क्लोज। अब मुझे बताओ ये जो मेरी लूप मैंने बना रखी है कौन सी, ये जो मेरी एम्पिरियन लूप है उसके अंदर कितना करंट है? kx के एक्स, बिल्कुल करेक्ट। के क्या चीज है? के है एम्पियर पर मीटर, कि पर मीटर में कितना करंट है वो ये आपको के बता रहा है। आप मुझे बताओ, आपको तो सिर्फ एक्स लेंथ में करंट चाहिए ना, क्योंकि वही तो एनक्लोज्ड है, एक्स लेंथ के अंदर वाला करंट एनक्लोज्ड है, उसके बाहर तो सब बाहर ही करंट है। तो एक्स लेंथ के अंदर कितना करंट होगा, तो क्या के एक्स हो जाना चाहिए? यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, क्या आ गया देखो, म्यू नॉट के बाई टू। अब जरा याद करो अपने डिराइव कैसे किया था, याद है वो गंदा खतरनाक डेरिवेशन था पूरा, tan यस इनवर्स में गया था वो। विथ के उसमें आया था। यस हाँ, tan इनवर्स को पूरा इंटीग्रेट करके अपन ने निकाला था, फाइनल आंसर tan इनवर्स में आया था, फिर अपन ने लिमिट्स लगाई थी, तब जाके पहुंचे थे। अब ये एम्पियर ने बोला कि यार ये लो एक लाइन में कर देंगे, हो गया। अब यहाँ पे एम्पिरियन लूप मैंने रेक्टेंगल या स्क्वायर क्यों ली, क्या अब ये समझ में आया? यस सर समझ गया ताकि मेरा बी डॉट डीएल ओपन हो जाए। यार इस बात को महसूस करो कि अपन एम्पिरियन लूप की जो चॉइस है वो बी डॉट डीएल को ओपन करने के लिए करते हैं, बी डॉट डीएल ओपन होना चाहिए। अब मैं यहीं पे ट्राइंगल ले लेता, साला सर्कल ले लेता, तो आंसर तो बी डॉट डीएल, राइट हैंड साइड तो पता ही थी अपने को, हमेशा ही पता होती है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ओपन नहीं होगी, और लेफ्ट हैंड साइड ओपन नहीं होगी तो बी निकालेंगे कैसे? इसलिए एम्पिरियन लूप की चॉइस एक लॉजिकल एस्पेक्ट है सॉल्व करने वाला। सर, ये तो तब हम लोग तभी यूज कर पा रहे हैं ना जब हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है। बिल्कुल, गॉस थ्योरम में भी वही होता था, याद करो थोड़ा, अगर याद है तो। गॉस थ्योरम के अंदर भी गॉस थ्योरम अपन तभी लगा सकते हैं जब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पहले से पता हो। सर यहाँ पे हम लोगों ने वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिस्क नहीं निकाली ना? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ डिस्क, हाँ मतलब तो बोल रहा है कि कहाँ, यहाँ पे डिस्क किधर है? नहीं, मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ जनरली, क्योंकि अगर डिस्क की आ जा रही तो फिर मैं आर इनफाइनाइट पुट कर देता। हाँ नहीं 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 निकाली अपने इलेक्ट्रिक डिस्क की फील्ड वजह में से, ये डिस्क स्टैंडर्ड ज्योमेट्री नहीं है यहाँ पे। थोड़ा ऊपर हम्म, इतना ही है टॉपिक, तो इतना ही है, बाकी तो लास्ट शीट खाली टॉपिक लिखा है, हेडिंग डाली है। हो गया सर। चलिए, तो ये सब छोटे छोटे डेरिवेशन है वो तो अपन अभी देख लिए, ठीक है। अब एक सवाल करते हैं थोड़ा। अब थोड़ा आपको है ना ऐसा लगेगा यार सर ये तो देखा हुआ लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। चलिए,
अब क्या कहानी है बता देता हूँ। ये है एक सिलिंड्रिकल कैविटी, ठीक है, सिलिंड्रिकल कैविटी है, और इन दोनों एक्सिस, दोनों की अपनी अपनी एक्सिस होगी, कैविटी है तो उसकी भी एक्सिस होगी। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी दे रखा है, बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस R1 दे रखा है, छोटे वाले का रेडियस R2 दे रखा है। ये सब गिवन है आपको, ठीक है। और क्योंकि ये सिलिंड्रिकल कैविटी है तो एज यू कैन अंडरस्टैंड कि बाकी बचे हुए पोर्शन में से क्या निकल रहा है, जे करंट निकल रहा है। करंट डेंसिटी कितनी है, जे। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ऐसा समझ लो, अब यही क्वेश्चन है तुम्हारा सेक्शन, ये वाला सवाल है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या कर दिया मैंने, इनफाइनाइटली लॉन्ग एक कैविटी क्रिएट कर दी। समझ में आ गया सवाल? पहले सवाल समझ में आया तब तो करोगे, है ना। तो इनफाइनाइट लेंथ के सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर में मैंने एक इनफाइनाइट लेंथ की एक सिलिंड्रिकल कैविटी क्रिएट कर दी है। क्वेश्चन क्लियर? यस सर। पूछा है आपसे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट इनसाइड कैविटी। कैविटी के अंदर किसी भी जनरल पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तभी एक्चुअली ये थियरी का ही पार्ट है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में करवा रहा हूँ, तो आप एक उसको कॉपी करो, फिर मैं ही सोल्यूशन दूंगा इसका। कॉपी करो क्वेश्चन एक बार। सर खुद से ट्राई करें। करो, जो चीज तुमसे हो जाती है ना वो तो मैं वैसे ही टाइम देता ही हूँ। थोड़ा अलग है, थियरी का ही पार्ट है थोड़ा। थोड़ा इससे याद करो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर भी अपने स्फीयर के अंदर कैविटी की थी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर की कैविटी वाले सवाल करते थे, तो क्या करते थे, उस कैविटी को पहले फिल करते थे और कैविटी को सब्ट्रैक्ट करते थे। काम तो कुछ वैसा ही करना है यहाँ पे भी। तो इसे 2D बना लें क्या, जो एकदम ऊपर से देखेंगे? एग्जैक्टली, हमेशा काम यही करना है। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल 2D डायग्राम बनाना है इसका। कभी भी ऐसे क्वेश्चन जहाँ 3D में दिखे, तुरंत देखो टॉप व्यू बनाओ। टॉप व्यू बहुत अच्छा होता है। जैसे आप टॉप व्यू बनाओगे, डायग्राम देखो कितना सुंदर बनेगा और इजीली सॉल्वेबल बनेगा। करंट आ रहा है बाहर की तरफ, जे। हो गया इमेजिन? टॉप व्यू बना दिया अपन ने। ये डिस्टेंस दे रखा है डी। लेट्स से अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं पी, मुझे यहाँ पे निकालना है। डायग्राम देखो, कोई भी एक पी पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जरा सोच के बताओ। इस बड़े वाले सिलेंडर, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आपको पता ही है, बड़े वाले सिलेंडर, इसको मैं पूरा एक पहले बड़ा सिलेंडर ऐसे इमेजिन कर लूंगा और एक छोटा सिलेंडर भी इमेजिन कर लूंगा अंदर ही। जैसे अपन सेंटर ऑफ मास में, आरबीडी में बहुत जगह करते आए हैं पास्ट में भी, ठीक है। और अब मैं पी पॉइंट जो कि आपको दिख रहा है, पी पॉइंट के डिस्टेंस लिख लेते हैं, भले क्या फर्क पड़ता है। जैसे यहां से लिख लेता हूं मैं, ये हो गया लेट्स से R1 डिस्टेंस, है ना। और ये हो गया लेट्स से R2 डिस्टेंस। यहाँ तक पक्का सबको समझ में आ रहा है? कुछ भी अभी तक नया काम नहीं किया अपन ने, ठीक। ये अपना सेंटर C1 है, ये अपना सेंटर C2 है। दोनों के अपने अपने एक्सेस वाले जो पॉइंट्स हैं उसकी वजह से। अब मुझे सोच के बताना, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, बड़े वाले सिलेंडर की वजह से पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। बड़े वाले सिलेंडर की वजह से पी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है?
सर एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज आएगी बिल्कुल, C1 को सेंटर मानते हुए एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। C1 को सेंटर मानते हुए एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में आएगी, ये बड़ा सा B1 आएगा। यहाँ तक सही है सब। और ये, और अंदर वाले में जो रेड वाला है, रेड वाले में तो अपन ने अंदर की तरफ माना होगा ना क्रॉस जे, तभी तो कैंसिल हुआ होगा। इसमें तो क्रॉस जे अंदर की तरफ होगा, समझ में आ रहा है? इसके अंदर तो क्रॉस अंदर की तरफ होगा ना भाई। एक बड़ा सिलेंडर प्लस छोटा सिलेंडर, ये तो करते थे, याद है कि नहीं? सब भूल गए? याद है हाँ सर। सर, नेगेटिव ठीक है। मार्क जैसे मानते थे। हाँ, तो अब इस क्रॉस जे की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी? क्रॉस जे की वजह से डायरेक्शन क्या आएगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आएगी। इधर की तरफ आ गई, लेट से B2। यहां तक पक्का पहुंचे सब? देखो डायग्राम। चलिए, इतना अपना काम हो गया। अब मुझे खाली फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला लगाते हैं, खत्म करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट P, दिस शुड बी इक्वल टू B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। इसमें तो किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। म्यू नॉट J R1/2, बिल्कुल ठीक, यहाँ तक ठीक। और इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा ना बेटा, तो म्यू नॉट J क्रॉस R1 आएगा, ठीक है। और दूसरा वाला म्यू नॉट J क्रॉस R2/2, ये वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। आप चाहो तो ऊपर भी लिख सकते हो, ये जो आपने डिराइव किया था ना, चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख लो इन वेक्टर फॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड को लिख सकते हैं म्यू नॉट J क्रॉस R/2। ये ऊपर लिख ही लो आप लोग, जहाँ पर मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था उसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख लो, फ्यूचर में याद भी रहेगा। चलिए, तो वापस क्वेश्चन पे आते हैं। म्यू नॉट J क्रॉस R1/2 माइनस म्यू नॉट J क्रॉस R2/2। एंड क्योंकि अपन जानते हैं कि यहाँ पे म्यू नॉट J को कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा अंदर? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ तक जिंदा हो? अब तुम्हारा ट्राइंगल देखो, ये तुम्हारा R1 वेक्टर है, ये तुम्हारा R2 वेक्टर है, ठीक है, बने रहना। और ये जो तुम्हारा डिस्टेंस D था, ठीक है, चाहे तो यहाँ से D वेक्टर इसको मान लेते हैं। तो क्या R1 वेक्टर, जैसे कि आप देख सकते हो, D वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर है, यस सर। ठीक है। तो तुम्हारा D वेक्टर क्या बन गया? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो तुम्हारा आंसर आ गया म्यू नॉट J क्रॉस D/2। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये यूनिफॉर्म है, चेक करके देखो। अबे J भी एक यस सर। कांस्टेंट है, D भी एक कांस्टेंट है, तो R1 R2 से इंडिपेंडेंट हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही, आपको डेजावू नहीं लग रहा यार? बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए यार, ये तो जैसा बिल्कुल उसमें वैसा ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हुआ था ये। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्फीयर की कैविटी में, लो कौन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सी की लेक्चर स्फीयर नंबर की वाला? कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी? यूनिफॉर्म आई थी। और यहाँ पर भी देखो, सिलिंड्रिकल वायर के कैविटी में मैग्नेटिक फील्ड क्या आई? यूनिफॉर्म आई। करेक्ट। यस सर। अगर ऊपर कर मैं तो दिया। बोल रहा हूँ कि बेटा अगर आपने B1 B2 की डायरेक्शन नहीं भी निकाली होती तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना, अपने को तो वेक्टर एडिशन करना है। और वेक्टर एडिशन में देखो फाइनल सॉल्व होकर ये आ गया। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है सर B1 B2 कैसे निकाला, मत टेंशन लो, लेकिन B1 B2 का मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हो ना यार, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। यस सर। सर ऊपर बताओ भाई, क्वेश्चन कोई क्वेश्चन कर लो कॉपी वापस।
डन। तीन कैविटी होती है तब कैसे करते सर इसे? क्या बेटा वापस बोल। तीन कैविटी होती है सर, यार डायट तो सबकी तरह अलग अलग आती है। क्या बोल रहा है भाई, तेरी आवाज ही नहीं आ रही है यार। सर थ्री कैविटी होती तब सर। हाँ, कैविटी कैसी होती? कौन सी कैविटी होती? थ्री कैविटी होती सर। 3 कैविटी होती। 3 कैविटी क्या होता है? सर 3 कैविटी होती तो पूछ रहा है। अबे एक कैविटी संभाल ले, 3 कैविटी होती तो क्या करते? क्या डाउट आता है? दो, अब तो नहीं, पर 2 कैविटी होती तो क्या करते? 3 कैविटी होती तो क्या करते? 10 कैविटी होती तो क्या करते? क्या सवाल है ये? जो एक कैविटी में किया है वो बाकी कैविटीज में भी करेगा। लेकिन अब जो ये रिजल्ट है, जैसे इस पर्टिकुलर कैविटी में यूनिफॉर्म आया, अगर 2 कैविटी हो जाएगी तो अब खुद ही सोच, अगर 2 कैविटी हो गई, एक इधर भी कैविटी है, एक इधर भी कैविटी है, अब मैं बोलूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ मुझे अंदर क्या होगा, तो उस केस में इस वाले की वजह से तो कुछ आएगा, इस वाले की वजह से भी आएगा, लेकिन फिर इसकी वजह से भी तो आएगा, फिर यूनिफॉर्म आएगा नहीं यूनिफॉर्म आएगा वो थोड़ी कह सकते हैं, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर एक कैविटी हुई तो कंफर्म है। 3 का तो कोई हिसाब नहीं है, 2 होगा तो भी अपन कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। फिर एक कैविटी के अंदर आप ये बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी, और चाहो डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, जैसे अपन ने जो सॉल्व किया, ये बड़ा सा जो अपना लूप था, डायरेक्शन भी तो कितनी इजीली पता लग रही है अपने को। ये लूप हो गया, इसके अंदर एक और बना दिया। अब ये देखो डायरेक्शन क्या आ रही थी, डी वेक्टर ये रहा, डी वेक्टर ये रहा, जे वेक्टर तुम्हारा बाहर की तरफ था, तो जे क्रॉस डी करो, देखो कहाँ आ रहा। जी क्या? इस डायरेक्शन में आएगा मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, तो यही तो बात है, यही तो यूनिफॉर्म भी है। ये यहाँ से अपने प्रूव कर लिया। चलिए, इसके बाद आता है नेक्स्ट ज्योमेट्री पे उठाते हैं, तो लिखेंगे लॉन्ग सोलेनॉइड। इसका अपन आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सोलेनॉइड को तो अपन प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अब अपन इसको एम्पियर लॉ से प्रूव करेंगे कि एम्पियर लॉ से कैसे सोलेनॉइड के अंदर आंसर निकालना है। प्लीज माइक्रोफोन म्यूट रखो बच्चों। चलिए, तो ऐसे के जानते हैं कि करंट इस तरीके से जाता होगा, है ना, बड़ा सा, बहुत सारी रिंग्स बन जाती है कुल मिला के। चलिए, करंट है कुछ आई, करंट वापस निकल रहा होगा, और एज यू नो के यहाँ पर अपन ने लॉन्ग सोलेनॉइड माना है, मतलब इसमें स्मॉल एन डिफाइन कर दिया अपन ने पहले से ही, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये स्मॉल एन है ही सही, ठीक है। अब इसके अंदर वापस मेरे को एम्पिरिकल लूप बनानी, अब एम्पिरिकल लूप कैसी बनाई जाए? अब एम्पिरिकल लूप इसमें फिर से मैं पता है कैसी बनाऊंगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसा भी आपको ठीक लगे। हाँ अब उसका कारण क्या? अब उसका कारण क्या है? अपन जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में, तो इधर की तरफ होगी, अंदर की तरफ ऐसे करते हुए ऐसे करते। और अगर ये टर्न्स एक्सिस के लॉन्ग होती है, बिल्कुल अंदर की तरफ जाती रहेंगी, और आप ऐसे समझ लो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 होती है आइडियल केस में। वो सर बाहर होंगी नहीं क्या? वही तो बात है, अगर ये टर्न्स बहुत क्लोज है, जरा खुद सोचो, जैसे एक रिंग है, उसके बगल में एक और रिंग है, उसके बगल में एक और रिंग है, अगर मैं 2 रिंग को थोड़ा दूरी पे कर दूं तो क्या होता है ना, ऐसी एक लूप बन जाती है, ऐसी एक लूप बन जाती है, या सबको पता है ऐसी लूप बन जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। लेकिन अगर मैं दोनों लूप्स को एकदम सटा दूं, बिल्कुल जगह ही ना दूं, तो उस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं, अभी ये इनफाइनाइट तक लेके चले गए यार, तो इनफाइनाइट तक जा चुकी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर इनफाइनाइट तक पहुंच गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद ऐसा समझ लो कि वो गोल घूमने का राउंड, वो रास्ता ही नहीं है, गोल घूम ही नहीं पा रही। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
आउटसाइड सोलेनॉइड विल बी कंसिडर्ड एज जीरो। प्लीज ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल सोलेनॉइड के केस में है। अगर मैं नॉर्मल सोलेनॉइड ले लेता हूं जहां पर लेंथ और रेडियस आर कंपेरेबल है ना, उस केस में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होती है। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो ओनली व्हेन सोलेनॉइड इज वेरी लॉन्ग या फिर इनफाइनाइटली लॉन्ग और आइडियल सोलेनॉइड, ये सब वर्ड्स यूज किए हैं। तो अपन सोलेनॉइड के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड को जीरो मानते हैं। क्या ये बात ध्यान रहेगी? यस सर। और अंदर वाले पूरे पाथ में अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड बी होती है। तो अब कुछ भी इसमें जैसे लेंथ मान लो, फिर से इसको मैं एक्स लेंथ मान लेता हूँ, ये पूरी एक्स लेंथ है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्वियस यहाँ पे परपेंडिकुलर होनी है और बाहर तो जीरो ही है, तो बाहर का तो खेल है ही नहीं। तो अगर मैं पी क्यू आर एस फिर से पकड़ लूं, ठीक है, पी क्यू आर एस वाले पॉइंट फिर से पकड़ लूं, पूरे लूप में फिर से घूम जाऊं, तो देखो क्या मिलेगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। अब मुझे बताओ आई एनक्लोज कैसे लिखा जाए, कितना करंट है इस लूप के अंदर, ढंग से देखना। क्या ये जो लूप मैंने बनाया है, इस लूप को देखना, इस लूप के अंदर करंट अंदर की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूसली चेक करो। इस ये जो लूप मैंने बनाया है एक्स लेंथ का, उसके अंदर करंट अंदर की तरफ जा रहा है भाई, कितना करंट जा रहा है आई। तो अब ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे, तो क्या आई तो किसमें, एक वायर में है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैसे मिलेंगे, एनएक्स। क्या इस लूप के अंदर टोटल एनएक्स करंट जा रहा है, आई एनएक्स करंट जा रहा है, सोच के देखो। एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करेक्ट बने रहना। और कितनी लेंथ कंसिडर की है मैंने, एक्स लेंथ। तो क्या एक्स लेंथ में एनएक्स टर्न्स हो गए और हर एक टर्न में आई करंट जा रहा है, तो टोटल करंट आई एनएक्स हो गया। यस सर। और अब जैसे देखते जाओ, अब मैं पी क्यू आर एस चलूंगा, है ना, मैं कहां से चलूंगा, पी क्यू आर एस मुझे लूप पे जाना है। तो पहले पी क्यू में जीरो बने रहो, क्यू आर में जीरो, फिर आर से एस में आएगा सिर्फ बी एक्स, वापस एस से पी जीरो, और ये आ गया अपना म्यू नॉट आई एन एक्स। चेक करो, सब पाथ में जीरो, पी से क्यू जीरो, क्यू से आर जीरो, एस से पी जीरो, खाली एक ही पाथ बचा आर से एस जिसके अंदर बी एस आया, बी एक्स आ गया। तो यहां से मेरा बी कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई। करेक्ट है, यही फॉर्मूला है। सर पी से क्यू में कैसे? पी से क्यू, अरे बाहर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है देसी आदमी, तो बी डॉट डीएल कहां से आएगा। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी सर। तो बाहर तो जीरो ही है सब, ठीक है, और अंदर की दुनिया में खाली बी मान लिया मैंने, बी इंटू एक्स करते ही मेरा काम हो गया, बाकी सब तो जीरो ही है, परपेंडिकुलर है कुछ जगह पे और कुछ जगह पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। क्लियर हुआ बेटा? क्या हो रहा है, एम्पिरियल लूप ऐसी क्यों मानी, समझ में आया? चलिए, तो ये हुआ सोलेनॉइड वाला केस, ठीक है। अभी भी एम्पिरियल लॉ में मुझे एक आध सवाल और कराना सर है। पी क्यू क्यू आर और पी एस तीनों बाहर वाला है ना? नहीं, क्यू आर अंदर भी है बाहर भी है ना, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है वहां पे तो परपेंडिकुलर हो गया, अंदर वाले पार्ट पे परपेंडिकुलर और बाहर तो जीरो, तो ओवरऑल क्यू आर पूरा जीरो हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगली क्लास में मुझे एक अभी टोरॉइड नाम का एक डेरिवेशन है, टोरॉइड पढ़ाना है मुझे, और उसके बाद मैं एक सवाल और कराऊंगा, बाकी ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आप लोग अब आराम से सेक्शन सी लगा सकते हो, आज काफी चीजें क्लियर हुई होंगी सोलेनॉइड और इसके पहले के जो सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर वाला। अब आप सेक्शन सी आराम से लगा पाओगे। इन केस आपको डाउट्स है ना सेक्शन सी में, अब नहीं रहेंगे, ठीक है। तो होमवर्क अभी मैं शेयर करूंगा, होमवर्क आप लोग करना। अगली क्लास में फॉर श्योर मैं डीपीपी डिस्कस भी करूंगा और जो पेंडिंग वर्क है वो भी डिस्कस होगा, ठीक है। यस सर। चलो बाय बच्चों, टेक केयर। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा जो डिस्कशन हुआ था वो।